ऊर्जा की रेखा बुजुर्ग के शरीर, दीवार और उसके पीछे के इमारतों से होकर 300 मीटर तक चली गई। यह दक्ष के एक वार की ताकत थी। हाथी ने गुस्से में तुरंत दक्ष की ओर भागा, लेकिन दक्ष ने बिना देखे पीछे मुड़कर जोरदार पंच मारा। पंच की ताकत से हाथी वहीं जमीन पर रुक गया। दक्ष ने फिर अपने पंख फैलाए और विक्रमादित्य राज्य की राजधानी में उड़ गया। कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। हाथी ने उसका पीछा किया, लेकिन दक्ष का कोई पता नहीं चला। हाथी फिर गरजा। गुस्से का कोई सहारा न पाकर उसने पूरे शहर को तबाह करना शुरू कर दिया। कई सैनिक मरे और घायल हो गए। जब हाथी अपना निशाना खो चुका था, तो उसने अरीना को तबाह करना शुरू कर दिया, जहां उसे कैद रखा गया था। पता चला कि बुजुर्ग ने अपने प्राणों की आह तक दबाव बनाए रखा था। जब वह मरते दम तक अपने शहर की तबाही को देखा, तो उसने धीरे से कहा, क्या मैं गलत था? अगर उसने ऐसा हथकंडा नहीं अपनाया होता, तो यह रणनीति विफल न होती और विक्रमादित्य राज्य के नागरिक सुरक्षित रहते। रेणुका नगर की सेनाओं ने अपने नेता की चाल को अपनाया और जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स को राजधानी में लाकर अंदर से शहर को नरक बना दिया। वे बाहर खड़े होकर शहर के अंदर खुद के विनाश को देख रहे थे। जब दक्ष ने सोचा कि जानवरों ने काफी तबाही मचाई है, तो उसने पलटवार किया और उन्हें समाप्त किया। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी, फेड। दक्ष ने हाथी के सिर पर वार किया, जो अंदर से धंस गया। हाथी के शरीर से खून बहने लगा। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी, फेड। दक्ष के मुंह से फिर एक दैत्य सांप निकला और उसने हाथी की गर्दन पर दबाव बनाया। वह काली और जहर भरी डार्कनेस अट्यून्ड ऊर्जा से उसका शरीर जर्जर कर रहा था। फिर एक सूचना बजी। आपने सफलतापूर्वक एक शिखर ग्रेड स्टील हाथी को मारा। By consuming the flesh of the peak grade steel elephant, you may receive 1 to 10 peak gene fragments. जैसा कि उम्मीद थी, वह पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म था। अगला कदम था बाकी जीवन रूपों को खत्म करना और फंसे हुए इंसानों को बचाना। जब वे वर्षों बाद पहली बार बाहर निकलकर सूरज की रोशनी देखे, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। विक्रमादित्य राज्य पूरी तरह तबाह हो चुका था। दक्ष और उसकी सेना ने सेना के राजा के महल में प्रवेश किया और वहां एक विशाल रक्त जलाशय देखा, जो स्विमिंग पूल जितना बड़ा था और काला और चिपचिपा था। कुछ समय बाद वे महल के अंदर गहरे कैद इंसानों का एक समूह भी पाए। दक्ष का चेहरा काला पड़ गया। उसे लगा था कि शत्रुवंशी राज्य ही सबसे क्रूर था, पर विक्रमादित्य राज्य उससे भी ज्यादा अमानवीय निकला। शत्रुवंशी राज्य का राजा बस विकृत मानसिकता वाला था, बिल्कुल सनकी, पर विक्रमादित्य राज्य का राजा तो इंसानों के खून से स्नान करता था। जो इंसान महल के अंदर से भाग निकले थे, उन्होंने मानो फिर से जीवन पाया हो। विक्रमादित्य के खजाने में बेशकीमती जड़ी बूटियां, डेविल सोल, हथियार और अन्य कीमती चीजें भरी हुई थीं। उनमें से कुछ कीमती धातुएं और खनिज रॉक स्प्रिट्स को दे दिए गए। अधिकतर जड़ी बूटियां येलो कबीले को दी गईं, जो उन्हें अपनी औषधीय विधियों में इस्तेमाल करते थे। चमकदार आभूषण और सजावटी वस्तुएं क्रैग ईगल्स ने ले लीं और शेष बची चीजें इंसानों में बांट दी गईं। दक्ष ने विक्रमादित्य राज्य के चारों ओर की भूमि का नक्शा देखा और एक विशेष निशान पर ध्यान केंद्रित किया। क्या यह वही जगह हो सकती है? विश्व महासंघ एक बार फिर चौंक गया। अद्भुत! दक्ष ने फिर से सुर्खियां बटोरी हैं। काफी समय हो गया जब से उसकी कोई खबर आई है। मैंने सुना था कि वह एक शहर बसा रहा था। क्या हुआ उस पर? मुझे तो यकीन है कि उसने सफलता पाई होगी। उसके लिए तो शहर बसाना जैसे नींद में चलना है। चलो, बड़ा चढ़ाकर बात करना बंद करो। तुम्हें पता भी है कि एक शहर बसाने में कितने संसाधन और लोग लगते हैं। हमारे 4 शहरों को बनाने में कितनी जानें गईं और कितना धन लगा। एक शहर लाखों लोगों को आश्रय देता है और उससे 10 गुना अधिक को सुरक्षा। हर प्रजाति ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी एक शहर बसाने में। क्या तुम सच में सोचते हो कि दक्ष अकेले वह सब कर सकता है जो एक पूरी जाति कर पाती है? अरे, लेकिन वह कर चुका है। 2 शिकारी आपस में संदेश बोर्ड पर चर्चा कर रहे थे। क्या सच में? दक्ष तो काशी से केवल 3000 लोगों के साथ गया था। फिर उसने इतनी बड़ी कामयाबी कैसे पाई? उसने अन्य एलियन जातियों को अपने शहर में शामिल किया और उन्हें निर्माण कार्य में लगा दिया।
हमारे शहर में अब 4 प्रमुख एलियन जातियां रह रही हैं। रुको, शहर की बात छोड़ो, तुमने सुना नहीं क्या? दक्ष ने अभी क्या किया है, जाकर देखो। मानव जाति का चैंपियन दक्ष ने फिर एक सुरा राज्य पर विजय प्राप्त की। क्या? अब तो ऐसा लग रहा है जैसे दक्ष सुरा राज्यों को खेल खेल में गिरा रहा है। क्या दक्ष को सुरा जाति से कोई निजी दुश्मनी है? वह अब तक 2 राज्य गिरा चुका है। इस साल जितने सुरा राज्य गिरे हैं उतने पिछले दशक में भी नहीं गिरे। भाई, पिछले दशक में तो कोई भी सूरा को छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था। वे दूसरे रियल्म के शासक हैं और इंसानों को तो वे भोजन समझते हैं। हम तो बस छुपते रहते थे। सिर्फ दक्ष जैसा कोई पागल ही उनके राज्य पर हमला कर सकता है, इसलिए तो वह इतिहास रच रहा है। मैंने सोचा था वह बस साहसी है, लेकिन अब तो लग रहा है वह बिल्कुल ही निडर है। उसने एक सूरा राजधानी को नष्ट कर दिया और वहां रेणुका नगर खड़ा कर दिया, और अब दूसरी राजधानी भी गिरा दी। अब वह अगला क्या करेगा? सूरा से युद्ध? दक्ष तो कभी कुछ नहीं डरता, वह तो युद्ध का स्वागत करेगा। उसने मानव जाति के लिए बड़ी सेवा की है। पहले एक सूरा राज्य से 10,000 बंदियों को बचाया, अब 20,000। अब तो उसे इंटरस्टेलर पीस प्राइज मिलना ही चाहिए। यह कहना थोड़ा मुश्किल है। उसने मूसचंद परिवार पर इनाम घोषित करके काफी विवाद भी खड़ा किया था। 2 सूरा राज्य, दक्ष तो असली नायक है। वहीं सितारों के सूरा साम्राज्य के महल में एक रक्त रंजित प्रकाश की विशाल किरण आकाश में फूट पड़ी, जिससे पूरा राज्य कांप उठा। तुमने क्या कहा मेरे धर्मपुत्र के साथ हुआ? सितारों के सम्राट ने गर्जना की। रिपोर्ट लेकर आए अधिकारी की हालत कांपते हुए पत्ते जैसी हो गई। महाराज, जो बचे खुचे सूरा सैनिक बचे हैं, उनके अनुसार विक्रमादित्य का पतन हो चुका है। दक्ष और उसके सैनिकों ने राजधानी पर विजय के बाद पूरे राज्य को बचे हुए सूरा और अपराधियों से मुक्त किया और जितने बंदी बचे थे उन्हें आजाद किया। कुछ सूरा जब राजधानी के पतन की खबर पाकर डर गए तो चुपचाप रात के अंधेरे में भाग निकले। कुछ ने सितारों के साम्राज्य में शरण ली और वही सूचना सम्राट तक पहुंची। ये किया किसने? सम्राट गरजे। शरणार्थी सूरा के अनुसार वे एक सहयोगी दल के हाथों पराजित हुए जो खुद को रेणुका नगर से आया हुआ बताता है। सम्राट की आंखें संकुचित हो गईं। रेणुका नगर? मुझे लगता है यह घटना शत्रुवंशी राज्य में जो हुआ था उससे जुड़ी है। महाराज, मुझे विक्रमादित्य नरेश की चिंता हो रही है। उनका कोई अता पता नहीं है। सम्राट ने गुर्राते हुए कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरा धर्मपुत्र किसी इंसान से हार सकता है? नहीं महाराज, मुझे लगता है कि यह सब एक योजना है। किसी ने इन इंसानों को आगे कर मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश की है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बल प्रयोग से उनका सब कुछ मिटा देंगे। हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल ही सर्वोपरि है। कोई चालबाजी हमें रोक नहीं सकती। अगर एक धर्मपुत्र विफल हो जाए तो बाकी 7 को भेज दो। रेणुका नगर को जमीन चाटने पर मजबूर कर दो। इसी बीच विक्रमादित्य के खजाने में दक्ष की नजर एक नक्शे पर पड़ी, जिसमें एक ऐसा चिन्ह बना था जो उसे उसके पिछले जीवन की एक रहस्यमयी जगह की याद दिला रहा था, जहां एक पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म के होने की अफवाह थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहां उसे उस स्थान का कोई संकेत मिलेगा। दक्ष, यह देखो। सौम्या खजाने से एक किताब लेकर आई। दक्ष ने उस पर नजर डाली और पूछा, यह क्या है? उसे सूरा लिपि की कोई समझ नहीं थी। सौम्या ने जवाब दिया, मैंने शालिनी से थोड़ी सूरा लिपि सीखी थी। यह विक्रमादित्य नरेश की निजी डायरी है और इसमें उसने आसपास के क्षेत्र में कई शक्तिशाली जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स के स्थान दर्ज किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वहां एक रणभूमि भी है जहां सूरा जाति जेनेटिक लाइफ फॉर्म से इंसानों की लड़ाई का आनंद लेती है। दक्ष यह भली भांति जानता था। जब तक वह रणभूमि में पहुंचा, वहां मौजूद सभी मानवों का कत्ल किया जा चुका था। शत्रुवंशी राज्य के सुरा योद्धाओं ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि वे मानव आक्रमणकारियों की सेना में शामिल न हो सकें। इसीलिए विक्रमादित्य राज्य के सुरा खास तौर पर जीन पॉइंट्स और मानवों को पकड़ने में रुचि रखते हैं। सौम्या ने समझाया, यह डायरी आसपास मौजूद सभी जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स के स्थानों का विवरण देती है।
और उनमें से कई उसी स्तर के हैं जैसे वह हाथी जिसे तुम शहर तक खींच लाए थे। पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म्स मतलब? मुझे लगता है हाँ। दक्ष ने नक्शे पर एक अजीब निशान की ओर इशारा किया। क्या डायरी में इस निशान का कोई जिक्र है? हाँ, एक बार। यह पिछले सुरा सम्राट द्वारा छोड़ा गया था, जिसने एक रहस्यमय घाटी खोजी थी जिसमें अत्यंत शक्तिशाली जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स मौजूद थे। उन प्राणियों को मारने के बाद उनकी आत्माएं घाटी में रह जाती थीं। कहते हैं कि एक निश्चित संख्या में डेविल सोल इकट्ठे हो जाने पर कुछ भयानक घटता है। वह सुरा सम्राट उस घाटी से बुरी तरह घायल होकर लौटा था और इन शब्दों को छोड़ने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। जाने से पहले उसने अपने वंशजों को उस घाटी में कभी कदम न रखने की चेतावनी दी थी, जैसा मैंने सोचा था। दक्ष, क्या तुम्हें उस घाटी के बारे में कुछ पता है? दूसरे क्षेत्र के किसी युद्ध क्षेत्र में एक के बाद एक हड्डियों की पहाड़ियां थीं। हर पहाड़ी 20 से 30 मीटर ऊंची थी और वे मानव और विदेशी हड्डियों से बनी थीं। खोपड़ियां विकृत और मुड़ी टुड़ी थीं, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ भयावह अनुभव किया हो। काले कौवे ऊपर उड़ रहे थे, हड्डियों में अटकी मांस की लथपथ चिपचिपी गांठों को नोचते हुए। हड्डियों के सबसे ऊंचे टीले पर एक सुरा सम्राट चुपचाप बैठा था। उसके कंधे पर एक एग्जीक्यूशनर सोर्ड टिकी हुई थी। कौवे उसके सिर के चारों ओर मंडरा रहे थे। महाराज, नीचे से एक बुजुर्ग पुकारा। सुरा सम्राट टीले से कूद पड़ा। क्या चित्रकार आया? कौवे उड़कर दूर हो गए। सुरा सम्राट ने उत्साह से कहा, मैं चाहता हूं कि कोई चित्रकार मेरी कला को अमर करे। बुजुर्ग, बताओ मुझे कौन सा पोज बनाना चाहिए। इस सुरा सम्राट शोता को हड्डियों के पहाड़ बनाकर उन्हें कला के रूप में प्रदर्शित करने में आनंद आता था। बुजुर्ग ने त्योरी चढ़ाई। महाराज, वह चित्रकार पागल हो गया है। सच? क्या सभी कलाकार इतने कोमल होते हैं? फिर तो मुझे नया चित्रकार ढूंढना होगा। तारामंडल सम्राट ने पत्र भेजा है महाराज। शोता की आंखें चमक उठीं। गॉडफादर का पत्र? क्या वो अब अंततः मुझे तारामंडल सुरा साम्राज्य और बाकी 3 सुरा साम्राज्यों के युद्ध में भाग लेने की अनुमति दे रहे हैं? बुजुर्ग ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। महाराज, संभावना कम है। आखिरकार आपके कंकालों के पहाड़ दुश्मन और अपने सैनिकों दोनों के मनोबल को गिरा देते हैं। युद्ध की गर्मी में यह सुरा सम्राट अपने ही सैनिकों सहित हर किसी का सिर कलम कर चुका था। सुरा सम्राट ने लंबी सांस ली। तुम सच्ची कला नहीं समझते। मुझे सिर्फ मेरा तीसरा भाई समझता है। बुजुर्ग की आंखें फट गईं। मुझे नहीं लगता वो भी आपकी कला समझना चाहता है महाराज। सुरा सम्राट ने पत्र ले लिया और उसे ध्यान से पढ़ा। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। शोता ही अकेला नहीं था जिसे यह पत्र मिला था। एक बर्फीली कोठरी में एक अन्य सुरा सम्राट ने बर्फ के ताबूत में जमी एक सुंदर स्त्री की ओर देखा। क्या अद्भुत नमूना है। उस ताबूत में स्त्री की त्वचा नीली पड्डी एच चुकी थी और चेहरा मुरझाया हुआ था। वह एक शव थी। उसके पैरों के पास कुछ चमकती रोशनियां थीं। वह एक सफेद वेडिंग ड्रेस में थी, एक सच्ची कॉप्स ब्राइड। सुरा सम्राट की आंखों में दीवानगी थी। तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारा नाम भी उतना ही सुंदर होना चाहिए। शशा या मेमेई? नहीं, अब समझ आया। तुम्हारा नाम शामेई होगा। यह था सुरा सम्राट शिकांग। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। शिकांग ने नाराज होकर कहा, क्या बात है? महाराज, तारामंडल सम्राट ने आपको पत्र भेजा है। अंदर सरका दो। दरवाजे के कोने से पत्र भीतर सरकाया गया। शिकांग किसी को भी अपनी कलेक्शन चैम्बर में प्रवेश की अनुमति नहीं देता था, न उंगली तक। उसने पत्र उठाया और ताबूत के पास जाकर उस शव को चूमा। मैं सही था जब तुम्हें मारकर यहां ले आया। इंतजार करो प्रिय, मैं अभी पत्र पढ़कर लौटता हूं। फिर उसने ताबूत बंद किया और उसे अपनी जगह रखा। उस कक्ष में सिर से पैर तक ताबूतों की कतार थी और हर ताबूत में एक युवती का शव। पत्र पढ़ते ही उसकी आंखें चमक उठीं। एक अंधेरे कक्ष में एक छोटी बच्ची पत्थर के पलंग पर बंधी हुई थी। उसके हाथ पैर बंधे थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। कितना भी वह छटपटाई, छूट नहीं पाई।
एक सुरा सम्राट उसकी ओर धीरे धीरे चला और दुष्टता से मुस्कुराया। उसने उसके चेहरे को सहलाया। इस सुरा सम्राट की आंखें नहीं थीं। हाँ, उसकी आंखें बिल्कुल नहीं थीं। फिर भी वह सब कुछ देख पा रहा था। वह बच्ची की आंखों को घूरता रहा। बच्ची की आंखें बड़ी बड़ी, चमकदार और रत्नों जैसी थीं। वह डर के मारे हिलने लगी। वह चीखना चाहती थी, लेकिन मुंह में ठूंसे कपड़े ने उसे रोक दिया। सुरा सम्राट ने अपनी सूखी जीभ से होंठ चाटे। उसकी आंखें, या जो उनकी जगह थी, लालसा से चमक उठी। उसने अचानक बच्ची की आंखों में अपनी उंगलियां घुसाई और उन्हें बाहर निकाल लिया। उस बच्ची की आंखों से खून के आंसू बह निकले। सुरा सम्राट ने जल्दी से हरे रंग के एक तरल से भरा कनस्तर उठाया और यह था सुरा सम्राट मोयान। सुरा राजा मोहन ने अपने हाथ में रखे हुए आंखों के जार को देखा। उसे नीचे रखने का मन नहीं कर रहा था। वह लंबे समय तक उसे निहारता रहा। मेज पर उसके पास कई जार रखे थे। हर एक में एक जोड़ी आंखें थीं। 230वीं जोड़ी, मोहन ने उत्साह से कहा। 2 सुरा योद्धा अंदर आए और सुरा राजा ने उस लड़की की ओर इशारा किया जिसकी आंखें निकाली गई थीं। सुरा राजा कुछ कहे बिना ही दोनों योद्धाओं को पता था कि क्या करना है। वे पहले भी कई बार ऐसा कर चुके थे। वे उस छोटी लड़की के पास गए जो पत्थर के बिस्तर पर पड़ी थी। आमतौर पर ये अंधी कर दी गई महिलाएं सुरा या उनके पाले हुए जीवों के लिए भोजन बन जाती थीं। केवल कुछ ही किस्मत वाले वापस जेलों में भेजे जाते थे। सामने पड़ी लड़की का मांस नाजुक और रसदार था। सुरा योद्धा उसे चुपके से बाहर निकालकर एक रेस्तरां में भेज देते जहां उसे पकाया जाता था। एक सुरा योद्धा ने कहा, वरिष्ठ ने एक संदेश मेरे पास छोड़ा है महाराज, ताकि आपके काम निपटने के बाद मैं आपको दे सकूं। मोहन ने संदेश पढ़ा और माथा ताना। यह तारे के साम्राज्य से है। दूसरे सुरा महल में एक सुरा राजा भोजन का आनंद ले रहा था। वह खाने के हर पहलू को लेकर बहुत सख्त था। भोजनालय सफेद रंग से सजा हुआ था। युवा सुरा कन्याएं मधुर संगीत बजा रही थीं और एक सफेद फूलों का गुलदस्ता लंबे मेज के बीच रखा था। सुरा राजा गौतम ने अपने प्लेट पर मांस के गोले को धीरे से काटा और कांटे से उठाकर मुंह में डाला। उसने धीरे धीरे चबाया और कहा, आज के टेस्टिकल्स बेहद अच्छे हैं, कल से भी बेहतर। दूसरे सुरा राजाओं के विपरीत उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। उसका शरीर पतला और ग्रेसफुल था और उसकी आवाज कोमल और मधुर थी। वह बाकी सुराओं से बिल्कुल अलग था। गौतम के पास एक बावर्ची था। बावर्ची ने बताया, मैंने कुछ हेसोंग वाइन मिलाया है और यह टेस्टिकल्स एक जवान मानव के थे। गौतम ने सिर हिलाया। स्वाद उतना गाढ़ा नहीं है। मैं कच्चे टेस्टिकल्स पसंद करता हूं। उस मानव बच्चे के टेस्टिकल्स दिव्य थे। मैं फिर से कोशिश करूंगा महाराज। बावर्ची ने मेज पर शराब की एक बोतल रखी। महाराज, क्या आप मेरी नई बनी शराब चखना चाहेंगे? इसमें 99 अलग अलग जीवों के टेस्टिकल्स हैं और इसका स्वाद अनोखा है। ठीक है, मुझे एक प्याला दो, गौतम ने कहा और प्याला उठाया। शराब छककर गौतम ने संतोष से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, यह अब तक की सबसे बढ़िया शराब है। इसे मेरे कमरे में भेजो। जी महाराज, हालांकि मैं सोचता हूं कि इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। अगली बार 999 जीवों के टेस्टिकल्स मिलाओ, स्वाद और गहराई दोनों बढ़ेंगे। बावर्ची की हंसी छूट गई। उसे लगता था कि वह खुद काफी विचित्र है, लेकिन सुरा राजा के सामने वह बहुत साधारण था। सुरा राजा की कोई सीमा नहीं थी। पिछली बार उसने सुना था कि उसका एक भाई था जो पुरुष मानवों के साथ संबंध रखता था और वह भी सुरा राजा था। यह महसूस हुआ कि कोई साधारण सुरा इस पद तक पहुंचने के लिए कुछ न कुछ विचित्रता लिए बिना सक्षम नहीं होता। बावर्ची ने ईमानदारी से कहा, महाराज, मुझे डर है कि यह शराब बहुत ही गाढ़ी और जेल जैसी हो जाएगी। मुझे वह टेक्सचर पसंद है, गौतम ने कहा। बावर्ची ने फिर से हंसते हुए कहा, मैं कोशिश करता हूं महाराज। फिलहाल वह खुद इसे टेस्ट नहीं कर रहा था। उसने कुछ मानव महिलाओं को रखा था जो इसके स्वाद को जांचती थीं। गौतम मुस्कुराया, अगर स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो 9999 जीवों के टेस्टिकल्स से भी कोशिश करो। मुझे यकीन है कि स्वाद और बढ़िया होगा। तब तक वह शायद जेल में बदल जाएगा, बावर्ची ने खुद से कहा। तभी एक वरिष्ठ अंदर आया। महाराज, क्या आपने भोजन खत्म कर लिया?
गौतम ने शराब की बोतल की ओर इशारा किया जिसमें मोटा सफेद तरल था। मैंने खाना खत्म कर लिया है, क्या आप बावर्ची की नई शराब चखना चाहेंगे वरिष्ठ? इसका टेक्सचर बहुत दिलचस्प है। वरिष्ठ ने पूछा, क्या यह खतरनाक है महाराज? क्या यह फट जाएगी? गौतम हंसा, हाँ वरिष्ठ, आप सच में मजाकिया हैं। आप मेरे भरोसेमंद अनुयायी हो, मैं आपको नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? वरिष्ठ ने बावर्ची की ओर देखा जिसने जल्दी से हाथ हिलाया। वरिष्ठ ने अंदाजा लगाया, लगता है यह बम और जहर से भी खतरनाक हो सकता है। गौतम ने बावर्ची की ओर देखा जिसने सिर झुका लिया। महाराज, लगता है आपकी वरिष्ठ से कुछ काम है, तो मैं चलता हूं। बावर्ची ने जाते हुए सुना कि गौतम फिर से पूछ रहा था, वरिष्ठ, क्या आप वाकई कुछ नहीं लोगे? वरिष्ठ ने आंखें घुमाई, ऐसे तो मेरी छुप छुप कर खाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। गौतम ने आह भरी, बहुत अफसोस, मेरे पांचवें भाई को छोड़कर कोई भी मुझे समझता नहीं। आपके पांचवें भाई मर गए। गौतम ठिठक गया, प्याला हाथ से गिरा और सफेद शराब छलक गई। क्या कहा आपने? वरिष्ठ ने उसे एक पत्र दिया। यह मोनार्क ऑफ स्टार्स से आया है और इसमें बताया गया है क्या हुआ। गौतम ने यकीन न करते हुए कहा, यह असंभव है। हम सब मोनार्क ऑफ स्टार्स के गॉडसंस हैं, कोई सुरा हमें छू भी नहीं सकता। एक बड़े 4 स्तंभ वाले बिस्तर पर 2 व्यक्ति झगड़ रहे थे। दरवाजे के बाहर से एक गार्ड ने जोर से आवाज लगाई, महाराज, आपके लिए एक संदेश है। कौन है? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं वरिष्ठ के साथ कुछ महत्वपूर्ण कर रहा हूं? सुरा राजा ने नाराज होकर कहा। बिस्तर पर दूसरा व्यक्ति एक बूढ़ा सुरा था जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और गालों पर हल्की लालिमा थी। महाराज, अगर कोई काम जरूरी है तो कृपया करें, राज्य के काम ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यह युवा सुरा राजा था, अर्जुन। उसने वरिष्ठ के माथे पर चुंबन दिया। आपसे जरूरी कोई काम नहीं। अरे चलो, वरिष्ठ ने अपने ब्लश छुपाने को सिर घुमाया। चलो फिर जारी रखें। अर्जुन हंसा। बाहर से गार्ड फिर बोला, महाराज, यह एम्पायर ऑफ स्टार्स से एक संदेश है। क्या? गॉडफादर से? अर्जुन उत्साह से बिस्तर से कूद पड़ा। जल्दी से कपड़े पहनकर पत्र लेने गया। अर्जुन ने खत पढ़ते हुए अपनी ठोड़ी रगड़ी। ऐसा कुछ हुआ है, लगता है हमें फिर से 9 लोगों को एक साथ बुलाना पड़ेगा। एक सुरा राजा मानव शरीर के कटे हुए टुकड़ों से कुछ बना रहा था। एक क्रॉस के सामने वह बार बार कटे हुए अंगों को जोड़ रहा था, अलग कर रहा था और फिर से जोड़ रहा था। दाएं हाथ को बाएं पर, बाएं हाथ को दाएं पर, दोनों पैर नीचे। नहीं, दोनों पैर सीधे आगे, सिर बिल्कुल बीच में, शरीर लटकाया हुआ, एक हाथ सिर के मुंह में। ऐसे एक जख्मी, खून से लथपथ और पागलपन भरे कला का काम का निर्माण हुआ। सुरा राजा विक्रम ने अपनी मूरत को देखा और भौहें तनी। मुझे लगता है कुछ छूट गया है, कोई नया आयाम, कोई नया सत्य। मेरी पिछली मानव सेंटीपीड की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने सोचा था, जीवित चीजों की कला मृत चीजों से कहीं बेहतर होती है। विक्रम अपने पुराने काम को याद करके गर्व से मुस्कुराया। उसका शरीर कांप रहा था और वह उस याद से लगभग उत्तेजित हो गया। यह सुरा राजा था, विक्रम। वह सज्जन दिखता था, अच्छे कपड़े पहने हुए और एक आंख पर मोनोकल था। वह आंख कीड़े जैसी कंपाउंड आंख थी, लेकिन उसके विचार पागलपन और नीचता से भरे थे। आखिरकार सुरा राजा बनने के लिए थोड़ा पागलपन जरूरी होता है। वह अपने एटेलियर से बाहर निकला और अपने तहखाने में गया जो तरह तरह के राक्षसों से भरा था। ऐसे जीव जो केवल अपने नितंब और 2 पैरों के साथ जीवित थे, जिनके दोनों हाथ और पैर उलट पुलट हो गए थे, जिनके 3 सिर थे, हर एक अलग जीव का, जिनके मस्तिष्क सैकड़ों मस्तिष्कों को जोड़कर बने थे। विक्रम जल्दी ही अपनी नई रचना के पास पहुंचा। एक विशाल जीव जो 3 मीटर से भी लंबा था, जिसके 7 सिर थे। पहला सिर प्राकृतिक था और गर्दन के ऊपर था। बाकी 6 सीने से लेकर पेट तक एक लाइन में बढ़े हुए थे। जीव के 8 हाथ थे और उनके जोड़ने के टांके साफ दिख रहे थे। विक्रम अपनी रचना को देखकर चकित हुआ। लगता है यह प्रयोग सफल रहा। मैं तुम्हें विक्रम क्रिएशन #107 कहूंगा। जीव ने खुद को लोहे की सलाखों से टकराया और उसका मुख्य सिर चिल्लाया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो सिर छाती पर उगा था उसने भीख मांगी, कृपया मुझे मार डालो।
दूसरे सिर ने चिल्लाकर कहा, मुझे बचाओ। लाइन में चौथा सिर धीरे धीरे बोला, मैं मरना चाहता हूं। सातों सिर एक साथ और स्वतंत्र रूप से बोल रहे थे, जिससे विक्रम मुस्कुराया। बहुत अच्छा, यह प्रयोग वाकई सफल रहा। तभी एक सुरा, जिसके सिर पर हिरणों के सींग थे और पीठ पर पंख थे, नीचे आकर बोला, महाराज, तारों के सम्राट से संदेश आया है, मुझे दिखाओ। विक्रम ने खत देखा और आह भरी। क्या अफसोस है, लगता है मुझे कुछ समय के लिए अपनी कला से दूर रहना पड़ेगा। एक हैंडसम सुरा, जिसके सिर पर बैल के सींग थे, एक खूबसूरत मानव महिला को गले लगाए हुए थे, जिसने पूछा, आप मुझसे इतना अच्छा क्यों व्यवहार करते हैं महाराज? तुम मुझे क्यों पसंद करती हो, जबकि मेरी जाति तुम्हें केवल मवेशी की तरह समझती है? खूबसूरत महिला थोड़ी डरी हुई लग रही थी। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं मानव हूं, है ना? आपकी जाति मेरे जैसे इंसानों को बकरी के समान समझती है, लेकिन आपने अपने राज्य से सभी इंसानों को आजाद कर दिया सिर्फ मेरे लिए। क्या यह इसके लायक था? सुरा ने महिला का सिर उठाया और फुसफुसाया, तुम्हारे लिए सब कुछ लायक है। महिला की आंखें फैल गईं। महाराज, हाथोसम सुरा ने अचानक कहा, दरअसल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आपके लिए कुछ भी महाराज। मेरे कुछ भाई हैं जिन्हें इंसान का स्वाद लेने के बाद बहुत समय हो गया है। क्या? महिला अभी भी हैरान थी कि तभी कमरे का दरवाजा फटकारते हुए खुला और 30 सुरा अंदर घुस आए। उसे पकड़कर बिस्तर पर गिरा दिया। महिला की आंखें फैल गईं और वह चिल्लाई, महाराज, मुझे बचाओ। क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? हाथोसम सुरा की आंखें चमकने लगीं और उसने दृश्य देखा। हां, बिल्कुल, इसलिए मैं तुम्हें चिल्लाते हुए और मना करते हुए देखना चाहता हूं, इससे पहले कि तुम अनिच्छा से मर जाओ। उसने देखा कि कैसे महिला के कपड़े फट रहे थे, उसकी बर्फ सफेद त्वचा नजर आ रही थी और कैसे सुरा उसे दबाकर बलात्कार कर रहे थे। इतना उत्साहित हुआ कि उसका सिर धीरे धीरे बैल के सिर में बदलने लगा। यह सुरा राजा था, भैरव। एक अन्य सुरा कमरे में आया। भैरव ने पूछा, तुम भी आना चाहते हो? सुरा ने महिला को देखा और होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मुझे इससे बोरियत हो गई है। महाराज, आप इसे साल में कम से कम 20 बार करते हो। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक खत है। भैरव ने हां कहा और अपने हाथ में खत देखा। राज्य से आजाद किए गए इंसानों का क्या हुआ? हमने कुछ सुरा भेजे हैं उन्हें फिर पकड़ने के लिए, और अब उन्हें एक नजदीकी शहर में भेज दिया गया है। भैरव ने कहा, एक सुंदर महिला चुनो और प्रक्रिया दोहराओ। सुरा हां में सिर हिलाया। उसे पता था कि 30 वयस्क सुरा के सामने उस महिला के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब भैरव ने खत खोला और पढ़ना शुरू किया तो उसने जोड़ा, चुनाव बाद में कर लेना, फिलहाल मेरा काम ज्यादा जरूरी है। सौम्या ने पूछा, अरे दक्ष, अगला मकसद क्या है? दक्ष ने कहा, तुम सभी टीम जेनिथ के सदस्य इन पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म्स को मारो ताकि ज्यादा जीन पॉइंट्स हासिल हो सकें। साथ ही रॉक स्पिरिट्स के नेता और येलुओ चीफ को भी साथ ले जाओ। जरूर। रॉक स्पिरिट अब बहुत मजबूत हो गया है और रेड के बाद भी उसने अपनी ताकत बढ़ाई है। मैं सोचता हूं कि वह पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म को अकेले भी दबा सकता है। दक्ष ने समझाया कि रॉक स्पिरिट की सुरक्षा बहुत अच्छी है और वह खुद भी मजबूत है। टीम जेनिथ के सदस्य मिलकर पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म्स को हरा सकते हैं। एक खून की गंध से भरी जटिल टोली धीरे धीरे तारामंडल साम्राज्य में प्रवेश कर रही थी। सभी सुरा स्टील के मास्क पहने हुए थे। उनके हाथ पैर एक साथ जंजीरों से बंधे हुए थे। वे एक गाड़ी के चारों ओर जंजीर से बंधे हुए थे, जिस पर 6 मानव सिरों के छोटे टावर का प्रतीक बना था। तारामंडल के सूरा उत्सुकता से इस जुलूस को देख रहे थे। ये कौन लोग हैं? कितने अजीब लग रहे हैं। क्या आप सच में तारामंडल के सुरा हो? क्या आपको पता नहीं ये कौन है? ये शौर्य के मशहूर पागल योद्धा हैं और गाड़ी में जो है वह तारामंडल के राजा का दत्तक पुत्र है। शौर्य का साम्राज्य तारामंडल का एक तरह का अधीन क्षेत्र है, लेकिन साथ ही स्वतंत्र भी। राजा के कोई संतान नहीं है, इसलिए अगला राजा संभवतः उसके 9 दत्तक पुत्रों में से एक होगा। माफ करना, मैं यहां नया हूं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। तो क्या गाड़ी में बैठा सुरा क्राउन प्रिंस है? हां,
आप इसे ऐसे समझ सकते हो, जितना अधिक शक्तिशाली कोई होता है उतना ही जन्म देना कठिन होता है। चूंकि राजा की शक्ति बहुत बड़ी है, इसलिए साम्राज्य उसके दत्तक पुत्रों को सौंप सकता है। एक और समूह सोरानगर के द्वार से अंदर आया। उनके चेहरे पर चेहरे के पर्दे थे। उनके आसपास का वातावरण ठंडा हो गया था। आसपास के सुरा की सांसें सफेद धुएं में बदल गईं। गाड़ी के सामने 2 कंकाल जैसे घोड़े थे। काली गाड़ी पूरी तरह बंद थी, जैसे कोई ताबूत हो जिस पर मृत्यु देवता का प्रतीक बना था। कंकाल घोड़े बर्फीली नीली आग से जल रहे थे। यह तारामंडल के राजा के दूसरे पुत्र सुरा राजा शेखर हैं। तीसरा समूह शहर में प्रवेश किया। उनके कोई सुराह अनुचर नहीं थे, बल्कि एक डरावनी जीव जो देख रहे सुरा को उल्टी सीधा महसूस करवा रहा था। गाड़ी एक 7 भुजाओं और 8 पैरों वाले जीव द्वारा खींची जा रही थी। प्रतीक आधे सुरा और आधे दैत्य सिर का बना था। यह राजा विक्रम हैं, तारामंडल के तीसरे पुत्र। पहले 2 सुरा राजाओं के जुलूस को देखकर सुरा ने डरते हुए पूछा, क्या राजा के दत्तक पुत्र सभी इतने असाधारण हैं? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पर कुछ गाड़ियां साधारण भी दिख रही हैं। देखते रहो। चौथा समूह सबसे सामान्य था। जैसे ही वे नगर द्वार से गुजरे, एक सुरा सोच रहा था, क्या वह भी राजा का दत्तक पुत्र है? प्रत्येक जुलूस के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। हां, ध्यान रखना कि किसी को नाराज मत करना। वे सभी अलग अलग चीजें पसंद करते हैं, पर जिस पर यह किया जाए उसकी मौत निश्चित है। जानकार सुरा ने आह भरी। लगता है 9 पुत्र फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। यह क्या है? जब भी राजा अपने 9 दत्तक पुत्रों को इकट्ठा करता है तो पूरे सुरा क्षेत्र में हलचल मच जाती है। सोच रहा हूं इस बैठक से क्या निकलेगा। 5वें समूह के सुरा विशाल भैंस के सिर वाले थे और कुछ भैंसों द्वारा गाड़ी खींची जा रही थी जो नाक से आग उगल रही थी। ये सभी पीक ग्रेड जीवों जैसे दिख रहे थे। सुरा ने भौहें चढ़ाई। कुछ गलत है। शत्रुवंशी राज्य कहां है? भैरव को 5वें स्थान पर नहीं आना चाहिए। अन्य सुरा ने भी अनियमितता देखी। नवागंतुकों ने पूछा, यह सुरा राजा अपने कोई सुरा अनुचर क्यों नहीं लेकर आया? यह राजा सुरा और मिनोटौर के मिश्रित रक्त का है। उसके राज्य में बहुत से मिनोटौर हैं और उसके विश्वसनीय सलाहकार भी मिनोटौर ही हैं। छठे समूह में बूढ़े सुरा थे। घोड़े भी जैसे मौत के करीब हों। गाड़ी पर एक दादाजी घड़ी का प्रतीक था। क्या यह 9 दत्तक पुत्रों में सबसे कमजोर है? उसके अनुचर भी बूढ़े हैं। नहीं, कुछ तो गलत है। दूसरा सुरा क्रम पर ध्यान दे रहा था। शत्रुवंशी राज्य नहीं है, अब विक्रमादित्य राज्य भी नहीं। क्या हुआ? आखिरी सुरा राजा गौतम थे। उनकी गाड़ी और सुरक्षा कर्मी साधारण थे। सभी मजबूत और मांसल पुरुष थे, लेकिन राजधानी के लोग उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। वे इस बात से चकित थे कि शत्रुवंशी राज्य और विक्रमादित्य राज्य दोनों गायब थे। कुछ लोग सोच रहे थे कि ये 2 राजा साम्राज्य से अलग हो गए होंगे, जबकि अन्य मान रहे थे कि उन्होंने राजा से विवाद करके बैठक में भाग नहीं लिया। किसने सोचा था कि ये दोनों पहले ही मर चुके हैं? आखिरकार राजा और उसके दत्तक पुत्र इतने शक्तिशाली थे कि कोई उनकी चुनौती नहीं दे सकता था। राजधानी में चर्चा चल रही थी, जबकि बैठक शुरू हो गई। दक्ष उस घाटी में पहुंचा जिसका नक्शा विक्रमादित्य राज्य के अध्ययन में था। बाहर से घाटी पूरी तरह प्राकृतिक लग रही थी। ताजा हवा, हरी घास दूर तक फैली हुई और साफ बहता पानी। विक्रमादित्य की डायरी के अनुसार दक्ष एक गुप्त सुरंग से घाटी में गया था, जिसकी रूह काऊ बेलों से ढकी हुई थी। डायरी के बिना वह यह रास्ता नहीं खोज पाता। अंदर पहुंचते ही वह घने पेड़ों के बीच था। क्या यह वही घाटी है जिसके बारे में मैंने अपने पिछले जीवन में सुना था? एक सुपीरियर ग्रेड जीव नीचे आया और अपने नुकीले पंजे दक्ष पर वार करने लगा। दक्ष ने घृणा से फूंका, कूदकर अपने मस्तक से वार करने के लिए तैयार हुआ। उसे पता था कि घाटी के अंदर किसी खास तकनीक से वह पीक ग्रेड जीव को बुला सकता है, जो मारे जाने पर एक खास डेविल सोल छोड़ता है। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी क्वेक। वार के पहले ही प्रहार के वेव से जीव फट गया। आसमान में खून और पंख उड़ने लगे। जैसा कि डायरी में लिखा था,
यहाँ के सारे लाइफ फॉर्म्स क्रूर और फेरोसियस हैं। वैली के एक साइड पर पेड़ों का एक ग्लेड था। दक्ष जैसे कोई मेटियोर क्लिफ से नीचे कूदा और बड़ी धमाकेदार आवाज के साथ वैली के फर्श पर लैंड किया, जिसकी गूंज पूरे वैली में फैल गई और जमीन फट गई। हर तरह के जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स इस गिरावट की आवाज से स्टार्टल्ड हो गए। दक्ष ने अपने आसपास देखा और 3 सुपीरियर एलियन लाइफ फॉर्म्स पास में देखे। सच में वैली कई ताकतवर लाइफ फॉर्म से भरी हुई थी। जब उन्होंने दक्ष को देखा तो पहले उनकी आवाज से डर गए, फिर गुस्से में आ गए कि कोई उनकी टेरिटरी में घुस आया है। वे तुरंत उस पर दौड़े। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी फेड। दक्ष ने एक जबरदस्त पंच मारा जो उसकी मुट्ठी के आसपास स्पेस को वॉर्प कर रहा था। ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैलीं और सुपीरियर एलियन से नीचे के सारे लाइफ फॉर्म्स नष्ट हो गए। दशक ने अपनी तलवार से सोड एनर्जी की धाराएं उड़ाई और भारी घायल सुपीरियर एलियन लाइफ फॉर्म्स को भी खत्म कर दिया। You successfully killed a Stargrass demon wolf. By consuming the flesh of the Stargrass demon wolf, you may receive 1 to 10 superior gene fragments. You successfully killed a red moon tortoise and obtained its soul shard. By consuming the flesh of the red moon tortoise, you may receive 1 to 10 superior gene fragments. You successfully killed a fistborn rabbit. By consuming the flesh of the fistborn rabbit, you may receive 1 to 10 superior gene fragments. अगले कुछ दिनों तक वैली अशांत रही क्योंकि दक्ष ने वहां के रहवासियों का संहार किया। शौर्य, जो कि मोनार्क एलियन की महल में चला गया था, उसके पीछे एग्जीक्यूशनर सोर्ड कपड़े में लपटा था। महल के अंदर एक लंबा टेबल था जिसके चारों ओर 7 कुर्सियां थीं। शौर्य पहले कुर्सी पर बैठा। वह अन्य सूरा किंग से ज्यादा अलग नहीं था। मोनार्क एलियन के गॉडसंस नहीं, बल्कि आसपास के सूरा टेरिटोरीज के शासक थे। उसका शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ था और उसमें एम्परर की ऑरा थी, लेकिन उसके आसपास खून की बदबू इतनी घनी थी कि धोने से भी नहीं जाती। खून उसकी ऑरा और आत्मा में समा गया था। शौर्य को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसके चारों ओर कॉप्स का सागर हो और खून की नदी बह रही हो। जैसे ही शौर्य महल में आया, हवा में लोहे जैसा कड़ापन आ गया। उसके शरीर पर कई स्कार्स थे और गर्दन के पास एक लंबा निशान जो उसकी लड़ाई की गाथा बताता था। तुम पहले से ही यहां हो बुचर। शेखर, एक और सूरा किंग, लंबा रोप पहनकर कमरे में घुसे। उनके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। उनकी रोब से काला धुआं निकल रहा था और कमरे की हवा ठंडी हो गई। शौर्य ने अपने हाथ बांधे। बुचर, मैं उससे कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हूं। मैं मांस नहीं बेचता, मैं बैटलफील्ड का आर्टिस्ट हूं। शेखर बोले, मैंने सुना है कि तुमने कुछ पास के किंगडम्स पर हमला किया, 3 एलियन रेसेस से और 2 सूरा से। तुम खुद गए और डिफेंडर्स का कत्लेआम किया, फिर उनके सिरों से टावर्स बनाए। कितने थे? 13-30 मीटर ऊंचे टावर्स? शौर्य ने कहा। 18। शेखर ने सिर हिलाया। क्रूर और बारबैरिक। मुझे नेक्रोफाइल से लेक्चर नहीं चाहिए। अरे, तुम दोनों यहां हो। विक्रम अंदर आए और शौर्य व शेखर ने उनका स्वागत किया। नमस्ते, तीसरे भाई। उनकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि लगता था कि 9 भाइयों में सबसे परवर्टेड लेकिन सबसे रिस्पेक्टेड यही था। शौर्य और शेखर का तालमेल अच्छा नहीं था क्योंकि वे एक दूसरे की परवर्जन का सम्मान नहीं करते थे। शौर्य ने कहा, तीसरे भाई, मैंने कुछ नए क्रिएशंस बनाए हैं। विक्रम ने सिर हिलाया। मैंने तुम्हारे युद्ध के एक्सप्लॉइट सुने। क्या पिता ने तुम्हें अपनी लड़ाइयों में भाग लेने दिया? ना बताओ। वे हमेशा मुझे रिजेक्ट करते हैं और मैं इतना गुस्सा होता हूं कि पास के सूरा किंगडम्स पर हमला कर देता हूं। केवल कला ही मेरी आत्मा को शांति देती है, केवल कला। शौर्य ने हाथ हिलाया। चलो ऐसे टॉपिक्स छोड़ो। मैंने कुछ और स्कल्पचर्स बनाए हैं और मुझे लगता है मेरी कला और भी निखरी है। मेरे एक टावर की ऊंचाई 40 मीटर तक पहुंच गई है। विक्रम ने कहा, बड़े भाई, तुम्हें आर्टिस्ट बनना है, आर्किटेक्ट नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हें केवल ऊंचाई पर ध्यान नहीं देना, बल्कि स्किल, एक्सप्रेशन और एलिगेंस पर भी। क्या तुम्हें इस टावर पर पेंटिंग की है? मैं इसे डिस्कस करना चाहूंगा। शौर्य शर्माते हुए सिर खुजलाने लगा।
अच्छा, मेरा एक पेंटर पागल हो गया और मैं अभी तक नया पेंटर नहीं ढूंढ पाया। विक्रम, शेखर। विक्रम गंभीर होकर बोले, तो लगता है तुम्हारा इंप्रूवमेंट सिग्निफिकेंट रहा है। पिछला पेंटर कितनी देर चला? 3 महीने या लगभग। यह पेंटर पिछली से कमजोर था और सिर्फ 1 महीने तक जीवित रहा। विक्रम ने सिर हिलाया। मेहनत जारी रखो। मोहन अंदर आए। अरे, आप सब यहां हो? बुचर, नेक्रोफाइल और तीसरे भाई। शौर्य ने उन्हें देखा। ऑक्यूलोफाइल, मैंने सुना है तुमने पास के सूरा किंगडम को हरा दिया। मोहन ने सिर हिलाया। मुझे ऑक्यूलोफाइल मत कहो। मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। मैं तो बस एक अंधा आदमी हूं। वाकई? शौर्य हंसे। अगर तुम एक अंधा आदमी हो तो इस दुनिया में कोई भी सामान्य नहीं। विक्रम मुस्कुराए। चौथे भाई, मैंने हाल ही में एक क्रिएशन बनाया है जिसके शरीर पर सारी जगह आंखें भरी हुई हैं। देखना चाहोगे? मोहन घूमे। कब? कहां? शौर्य ने हाथ फैलाए। मैंने कहा ना, ओक्यूलोफाइल तो ओक्यूलोफाइल ही होता है। तुमने हाल ही में कोई सुंदर आंखें ढूंढी हैं चौथे भाई? मोहन ने कहा। 2 दिन पहले मैंने एक मानव लड़की की आंखें निकाली। वे बहुत सुंदर, निर्दोष और साफ थीं, जैसे फरिश्तों की आंखें, और मैं उनके लिए दीवाना हूं। भैरव अंदर आए। बुचर, नेक्रोफाइल, सीमस्टर और ऑक्यूलोफाइल, आप सब यहां हो? सभी ने सिर हिलाया। विक्रम विनम्रता से बोले, कृपया मुझे सीमस्टर मत कहो। तुम मुझे आर्टिस्ट कह सकते हो, लेकिन मैं जीव विज्ञानी, बायोलॉजिस्ट हूं। मैं जीवन के पीछे का सच खोज रहा हूं ताकि मॉर्टल हाथों से एवोल्यूशन की चोटी तक पहुंच सकूं। भैरव ने सिर हिलाया, फिर समूह के सामने बैठे। दूसरे शब्दों में, तुम एक पागल वैज्ञानिक हो। धरती और साफ नदियां यशवीर तोमर के चारों ओर बिखरे हुए जीवित जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स के ताजा खून से एक अजीब लाल रंग में रंग गई थीं। अदृश्य ऊर्जा हवा में तैर रही थी। ये थी आध्यात्मिक एसेंस। सभी जीवों की अपनी आत्माएं होती हैं। उनकी मृत्यु के बाद आध्यात्मिक एसेंस अपने वातावरण में घुल जाती है। सामान्य परिस्थितियों में यह जल्दी ही गायब हो जाता है, लेकिन इस घाटी की मिट्टी खास थी, जो आध्यात्मिक एसेंस को बांध लेती थी और उसे फैलने से रोकती थी। यशवीर तोमर ने घाटी में 3 पूरे दिन तक लाइफ फॉर्म्स को मारा। कई सुपीरियर एलियंस पाए, लेकिन जो विशेष पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म उसे चाहिए था वह नहीं मिला। घाटी में कोई भी उसकी हत्या रोक नहीं सकता था, यहां तक कि पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म्स की एक टोली भी। यशवीर तोमर को यकीन था कि घाटी में आध्यात्मिक घनत्व, स्पिरिचुअल डेंसिटी आवश्यक सीमा के करीब पहुंच रहा है। उसने अपने सोल स्पेस से सारे म्यूटेंट और सुपीरियर ग्रेड डेविल सोल्स निकाले और तोड़ दिए, जिससे आध्यात्मिक एसेंस की एक गाढ़ी धुंध फैल गई। हवा में आध्यात्मिक एसेंस एक आग की तरह फूटा, जैसे किसी ने पेट्रोल डाल दिया हो। हवा में चकमकते छोटे छोटे बिंदु चमकने लगे, जो आग कीटों, फायरफ्लाइज जैसे दिख रहे थे। पूरे घाटी को असाधारण नीले रंग में रंगने लगे। वह प्रकाश घूमने और जोर से घूमने लगा। पूरी घाटी भी हिलने लगी। आध्यात्मिक एसेंस ने एक हल्के नीले बवंडर का आकार लिया, जो बीच में एक बड़ा आकार बन गया। जैसे जैसे आध्यात्मिक एसेंस जमा हो रही थी, वह आकार साफ होता गया और अंत में वह एक पारदर्शी हल्के नीले रंग की लाइफ फॉर्म बनी, जिसके शरीर पर कई आंखें थीं, एक गोल सिर था और 8 होंगशो फीलर्स थे, जैसे ऑक्टोपस के। आखिरकार यह प्राणी प्रकट हो गया। दक्ष ने अपने पिछले जीवन में इस प्राणी के बारे में थोड़ा जाना था, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह जीव जेनेटिक लाइफ फॉर्म हो सकता है। असल में यह जेनेटिक लाइफ फॉर्म नहीं था। यह आध्यात्मिक एसेंस से बना एक प्राणी था, एक म्यूटेटेड डेविल सोल जैसा। इसकी आक्रमण शक्ति पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म के बराबर हो सकती थी। दक्ष के पिछले जीवन में ड्रैगन का नेत्र का मोनार्क एलियन अकेले ही इस घाटी में आया था और कई दिनों तक लाइफ फॉर्म्स का संहार करता रहा। यहां उसने घाटी की असाधारण विशेषताएं जानी। जब उसने पर्याप्त जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स मारे और आध्यात्मिक एसेंस की एक महत्वपूर्ण सीमा पार की, तब एक आध्यात्मिक लाइफ फॉर्म प्रकट हुआ। उसे मारने पर उसे एक खास डेविल सोल मिला, जो दूसरी दुनिया का एकमात्र डेविल सोल था,
जो उसकी आंखों को मजबूत कर सकता था। आध्यात्मिक लाइफ फॉर्म की सभी आंखें दक्ष की ओर थीं। हर प्यूपिल में दरार थी। सफेद किरणें दक्ष की ओर निकल रही थीं। दक्ष ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और उन सफेद किरणों से बचा। रून कंट्रोल। दक्ष ने हाथ उठाया और ड्रैगन टर्टल की छवि प्रकट हुई। 2 टैबलेट्स से तरंगें निकलीं जो उस प्राणी की इच्छा और शक्ति को बंधित करने लगीं। 2 टैबलेट्स आध्यात्मिक लाइफ फॉर्म के खिलाफ विशेष रूप से प्रभावी थे। ऑक्टोपस का शरीर फीका पड़ गया। उसकी आंखें सुस्त हो गईं। दक्ष ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और उस पर प्रहार किया। द बाउंडलेस ब्लेड एक्सपल्शन। दक्ष के तलवार के ऊर्जा से बनी एक विशाल लहर प्राणी पर टूट पड़ी, जिससे उसका शरीर अंडे की तरह टूट गया। अंदर से एक पारदर्शी हल्का नीला ड्रैगन निकला, जिसका शरीर न स्केल से बल्कि अनेक जोड़ी आंखों से ढका था। यह सिमल्टेनियसली सुंदर और भयावह लग रहा था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसकी आंखें तेज रोशनी से चमकने लगीं और आध्यात्मिक एसेंस उसके चारों ओर घूमने लगी। फर्स्ट फॉर्म, पार्टिंग द रिवर। दक्ष की तलवार की चमक बढ़ गई। एक तेज किरण हवा में उठी और आध्यात्मिक एसेंस की धाराओं को काटते हुए प्राणी की ओर बढ़ी। आध्यात्मिक ड्रैगन ने मुंह खोलकर एक विशाल आंख दिखाई। उसने कमजोरी का दिखावा किया था ताकि दक्ष उसे धोखा दे। दक्ष की गति ऐसी थी कि वह उस हमले से बच नहीं पाता, लेकिन वह बचने का इरादा भी नहीं रखता था। उसके हाथ की तलवार सूरज जैसी तेज चमकने लगी। वह तीव्र शक्ति से उसे उसकी गले में घुसा दी। द बाउंडलेस ब्लेड, रिक्वियम ऑफ द एंड। तलवार की ऊर्जा ड्रैगन के अंदर से बाहर निकलते हुए छेद कर रही थी। 9 सोल ड्रैगन ब्लेड, सेकंड फॉर्म, पियर्सिंग द सोल। दक्ष के आध्यात्मिक हमले ने उसकी आत्मा को तेज रोशनी से काट दिया। जैसे ही हल्का नीला आकृति गायब हुई, विश्व की इच्छा ने घोषणा की, आपने सफलतापूर्वक एक पीक ग्रेड ड्रैगन सोल मारा और उसका डेविल सोल प्राप्त किया। एक हल्का नीला ऑर्ब दक्ष के सामने प्रकट हुआ। बाकी डेविल सोल्स की तरह इसमें कोई हथियार या कवच नहीं था, बल्कि एक जिज्ञासु आंख थी। दूसरे शब्दों में, यह डेविल सोल ड्रैगन की आंख जैसा दिखता था। यही था ड्रैगन का नेत्र, डेविल सोल। दक्ष अपनी खुशी छिपा नहीं पाया। ड्रैगन का नेत्र मोनार्क एलियन अपनी शक्ति और नाम इसी डेविल सोल की वजह से पाया था। दक्ष तुरंत उस डेविल सोल को सक्रिय किया। उसकी आंखें दरारदार हो गईं और जो कुछ वह देखता था सब धीरे धीरे हो गया। हवा में उड़ते हुए उसने पाया कि उसकी दृष्टि अत्यंत तीव्र हो गई थी। वह घाटी के बाहर भी देख सकता था, जीवनों के शरीर को पार कर सकता था, उनकी आत्माएं सीधे महसूस कर सकता था और अपनी आंखों से उन पर हमला कर सकता था। सिर्फ इस डेविल सोल के लिए ही यह सफर पूरी तरह सफल था। डेविल सोल मिलने के बाद वह तुरंत घाटी से बाहर निकलकर रेणुका नगर लौटा। उस समय लूट दल भी लौट चुका था। सभी ने युद्ध की लूट में हिस्सा लिया था, सिवाय लकड़ी के आत्माओं, वुड स्पिरिट्स के, जो अभियान में शामिल नहीं हुए थे। विक्रमादित्य राज्य के विनाश और रेणुका नगर के नागरिकों की बदला लेने की खबर को लेकर उत्सव मनाया गया। दक्ष के गवर्नर बनने के बाद नागरिकों को ऐसा लग रहा था कि वे कभी अन्याय का सामना नहीं करेंगे। कुछ ही दिनों बाद टीम जेनिथ के सदस्य भी लौटे, जो पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म्स के शिकार पर गए थे, जैसा कि विक्रमादित्य राज्य की डायरी में लिखा था। वे सभी पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म्स को बिना किसी चोट के हरा चुके थे। चट्टान के आत्माओं के नेता ने टैंक और अग्रिम पंक्ति का काम किया, जबकि टीम जेनिथ के शिकारी एक के बाद एक पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म्स को गिरा रहे थे।